हेलो एंड वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अपनी यूजीसी नेट की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम पेपर वन भी करेंगे एंड ज्योग्राफी के भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो ये जो 2 दिन की क्लासेस हैं, ट्यूसडे एंड थर्सडे को हम लोग पेपर वन का डिस्कशन करेंगे एंड मंडे एंड वेंसडे को हम लोग पेपर टू ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पेपर वन की क्लासेस, जिसमें हम लोग पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे धीरे धीरे करके। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको ये पेपर वन का सिलेबस मिल जाएगा, ज्योग्राफी के पेपर टू का भी सिलेबस मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऊपर एक वीडियो भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप क्लिक करके मैंने जो वीडियो लेक्चर बनाया है पेपर वन के सिलेबस का वो भी आप देख सकते हो। 10 यूनिट हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। हर यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन कहा जाता है कि आएगा। हर एक क्वेश्चन लगभग 2 मार्क्स के होते हैं। तो 100 मार्क्स का ये पेपर वन होता है। आप सभी लोग ये सब तो बातें जानते हो कि 100 मार्क्स का ये पेपर है। एंड इस पेपर को हमेशा मैं किंग मेकर कहता हूँ, क्योंकि अगर पेपर वन में आप हाई स्कोर करोगे तो आपके जेआरएफ होने का जो चांसेस है वो उतना हाई रहेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना कि रात को 9 बजे ट्यूसडे एंड थर्सडे को आपको ये पेपर वन एंड पहले 2 दिन मंडे एंड वेंसडे को पेपर टू की क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्रीली मिलेंगी। अगर आप लोग फुल सिलेबस कवर करने में इंटरेस्टेड हो ज्योग्राफी के, तो आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप तो सब लोग कर ही लो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमारा चल रहा है जो दिसंबर 2025 एंड जून 2026 सेशन के लिए है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, साथ में पेपर वन का टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप ऐप पे जाके देख सकते हैं। वहीं अगर आप नॉन ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए पेपर वन की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये टेस्ट सीरीज जल्दी हमारे ऐप पे आ जाएगा, ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें टेस्ट बहुत जल्दी ऐड हो जाएंगे। इसमें 10 फुल सिलेबस आपको टेस्ट मिलेगा, यानी 50 क्वेश्चन ईच के 10 टेस्ट मिलेंगे। साथ में 10 सेक्शन टेस्ट मिलेगा, मतलब हर यूनिट से आपको 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट मिलेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन हर यूनिट से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सिलेबस का जो यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं कि टीचिंग कैसे करना है। अब आप कहोगे सर ये टीचिंग वीचिंग क्यों आ रहा है, हम तो जेआरएफ करने जा रहे हैं। तो देखो, तुम जेआरएफ करके रिसर्च करोगे, रिसर्च के बाद तुमको अल्टीमेटली क्या करना है, तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट काम है कि तुम अलग अलग यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में तुम टीचर ही तो बनोगे। तो इसीलिए टीचिंग सीखना, टीचिंग के क्या मेथड है, ये सारी बातों को सीखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसीलिए टीचिंग से एक रिलेटेड क्वेश्चंस हमको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ओके, अब टीचिंग स्टार्ट करने से पहले हमको समझना है एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन शिक्षा क्या होती है। तो ये जो आज का क्लास है ये शिक्षा पे बेस्ड है कि शिक्षा को हम कैसे समझते हैं, एजुकेशन को हम कैसे समझते हैं। फिर हम टीचिंग, टीचिंग के मेथड, ये सब भी इसमें कवर करेंगे इन द अपकमिंग क्लासेस। चलो शुरू करते हैं। तो अगर तुम डेफिनेशन की बात करो तो तुमको स्पेसिफिकली टीचिंग में एजुकेशन की क्या डेफिनेशन है, ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। क्यों कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है? क्योंकि इंसान हर पल सीख रहा होता है, हर पल ज्ञान अर्जित कर रहा होता है ना। कभी कभी अपने सेंसेस से सीख रहा होता है, कभी कभी स्कूल कॉलेज से, कभी अपने दोस्तों से, कभी समाज से। हम कुछ ना कुछ कभी अपने सोच से सीख रहे होते हैं। तो क्या ये सारी जो सीखी हुई चीजें एजुकेशन है? तो इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट है डिफाइन करना कि एजुकेशन से हम समझ क्या रहे हैं। लेकिन अगर ब्रॉडली टर्म में देखना है तो एजुकेशन क्या है? शिक्षा है, यानी ज्ञान का प्रवाह हमारे अंदर हो रहा है, वी आर लर्निंग समथिंग। ठीक है, ये एजुकेशन। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुआ। अब जब एजुकेशन की बात करो तो 3 पिलर्स आते हैं। पहला है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, दूसरा है टीचिंग यानी कि अध्यापन, एंड तीसरा है लर्निंग यानी कि सीखना। ये जो तीनों डॉट्स हैं ये आपस में जुड़े हुए कि टीचिंग, एजुकेशन और लर्निंग ये आपस में एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो पूरी की पूरे जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, ये सारी चीजें हैं, ये इन 3 पिलर्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग। लर्निंग कौन है? जो सामने बैठा हुआ है
जो एजुकेशन गेन कर रहा है वो लर्निंग कर रहा है, जो एजुकेशन दे रहा है वो टीचिंग कर रहा है। तो टीचिंग एंड लर्निंग के बीच में क्या है, टीचर एंड लर्नर के बीच में क्या है, एजुकेशन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, सम टाइप इट इज वन वे फ्लो, यानी किसी टीचर से लर्नर पे जाता है, कई बार दिस इज साइक्लिक इन नेचर, टीचिंग टीचर से लर्नर पर जाता है, लर्नर से टीचर की तरफ भी आता है, एजुकेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टीचिंग क्या है, एक मेथड, एक तरीका है एजुकेशन इंपार्ट करने, किसमें किसमें इंपार्ट करोगे, द स्टूडेंट में, लर्नर्स में। और लर्निंग क्या है कि उसकी ऑब्जेक्टिव जो एजुकेशन है उसको ग्रेस्प करना। टीचिंग एक तरीका है, लर्निंग उसकी ऑब्जेक्टिव है। शिक्षा देना एक तरीका है एजुकेशन देने का, और उस एजुकेशन को प्राप्त कर लेना लर्निंग। आम शब्दों में इस तरह से हम समझ सकते हो। अब पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है, बहुत सारे एजुकेशन के पर्पस हो सकते हैं, लेकिन मुख्य पर्पस हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो तुम लोग कहोगे यार सर जॉब लेने के लिए, है ना, जॉब लेने के लिए कर रहे हो। बट वैसे एजुकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन हमें सोचना, समझना और डिसीजन लेना सिखाता है। इट हेल्प अस टू थिंक, टू डेवलप आवर थिंकिंग, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग अराउंड अस, हमारे सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है, एंड उसको इंप्लीमेंट करके आप कुछ काम कर सको, आप कुछ रिजल्ट ड्रॉ कर सको। ठीक है, यानी कि शिक्षा क्या है, आपको सोचने का एक तरीका सिखाती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका सिखाती है, जिससे कि आप लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ उसका प्रयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ते। जैसे ड्राइविंग, ठीक है, जैसे स्विमिंग, जैसे खाना खाना, खाना खाना भी तो सिखाती है माँ, चम्मच से कैसे उठा के खाना है, हाथ से चावल दाल कैसे खाना है, सीखते हो ना। ये सारे जो स्किल्स हैं ये भी लर्निंग में आता है, ये भी टीचिंग में आता है, ये भी एजुकेशन का पार्ट है। यानी कि वो सारी चीजें जो हमें सोचने समझने के काबिल बनाती है, उन सबको हम किस में रखते हैं, एजुकेशन के पर्पस में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, शिक्षा केवल जानकारी देना नहीं है, कुछ बता देना शिक्षा नहीं है, बल्कि आपको सोचने का तरीका आपका डेवलप हो जाए, ये शिक्षा का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होता है। ओके, कुछ डेफिनेशन ले लेते हैं। एरिस्टोटल क्या कहता है, एजुकेशन इज क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। शिक्षा एक ऐसी विधि है, एक ऐसा तरीका है जिसमें स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निवास हो रहा हो, निर्माण कर रहा हो। इसी तरह से आप अगर हेनरिक की बात करें तो ये क्या डिफाइन करते हैं, एजुकेशन इज नेचुरल, ठीक है, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मेंस इनेट पावर। मानव के अंदर जो ऑलरेडी शक्ति मौजूद है, जो पहले से उसके अंदर अंतर्निहित शक्तियां हैं, उसकी प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण, मतलब एक दूसरे से सामंजस्य बिठाते हुए और प्रगतिशील रूप से जब आप उसका विकास करते हो, किस चीज का, जो मानव के अंदर ऑलरेडी पावर्स मौजूद है, उनका जब आप विकास की बात करते हो तो इसको हम लोग एजुकेशन से समझते हैं। ठीक है, और एक फ्रोएबल का नाम आपका बार बार आएगा, जब भी टीचिंग एजुकेशन इन सब की बात आएगी फ्रोएबल का नाम आएगा, याद कर लो इसका डेफिनेशन। तो ये क्या है कि एजुकेशन हेल्प द चाइल्ड डेवलप इनर पोटेंशियल टू इंटरेक्ट मीनिंगफुली विद द वर्ल्ड। एक बच्चा है, उस बच्चे के अंदर जो आंतरिक विकास है, जो आंतरिक क्षमताएं हैं, उसका विकास करना, ताकि वो विश्व में इंटरेक्ट कर सके, अपनी एक पहचान बना सके, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सके और इस विश्व में थ्राइव कर सके। थ्राइव मतलब अपने आप को बचा के आगे बढ़ सके। ठीक है, तो एजुकेशन का पर्पस क्या है, एक बच्चे के अंतर्निहित शक्तियों का, आंतरिक क्षमताओं का विकास कर देना, इस हिसाब से विकास कर देना कि इस दुनिया को वो झेल सके। दिस इज एजुकेशन। अब ये एजुकेशन की जब तुम बात करते हो तो तीन मुख्य प्रश्न आपके सामने आते हैं। तीन मुख्य प्रश्न क्या है एजुकेशन में, व्हाई, हाउ और व्हाट। व्हाई मतलब क्यों, क्यों पढ़ाना है, क्यों एजुकेशन है। जब तक ये तीन पिलर्स पे तुम नहीं आओगे तब तक तुम एजुकेशन करना ही क्यों है, एजुकेशन का क्या उद्देश्य है, एजुकेशन को कैसे तुम समझो, ये नहीं समझ सकते। व्हाई पहला यो एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है, क्यों चाहिए शिक्षा तुम्हें, पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, पर्पस ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए, ये पहला क्वेश्चन डील करता है व्हाई। दूसरा है हाउ। अब तुमको जब पहला ये फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दिमाग में कि शिक्षा का विकास क्यों होना चाहिए, शिक्षा देना क्यों चाहिए, अब तुम डिसाइड करोगे कि शिक्षा
कैसे देना है, शिक्षा देने की विधि क्या होगी, और ये जो है ये किसके ऊपर बेस रहेगा, ये जो शिक्षा कैसे दी जाए ये कैसे तुम डिसाइड करोगे, ये तुम साइकोलॉजी समझोगे, तुम शिक्षा देना किसको चाहते हो, क्या शिक्षा देना चाहते हो, क्या तो बाद में आएगा, पर देना किसको चाहते हो, उसके हिसाब से तुम डिटरमाइन करोगे कि शिक्षा कैसे दी जाए, जो कि एक साइकोलॉजिकल थिंग आ गया। अगला क्या है, क्यों, सॉरी व्हाट, कैसे, ये समाजशास्त्रीय विधि है। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या क्या पढ़ाओगे, तुमने ये डिटरमाइन करा नहीं शिक्षा देना जरूरी है, पर्पस तुम्हें पता लग गया, कैसे शिक्षा दोगे वो भी तुम्हें पता लग गया, लेकिन क्या शिक्षा दोगे, क्या मैं तुम्हें सिखाऊं। जैसे मैं पढ़ाने के लिए बैठा, मैंने कहा चलो आज हम सिखाएंगे, मैंने कर लिया, क्यों सिखाना है जी, क्योंकि इनको मान लो नेट का पेपर 1 पास करवाना, हाईएस्ट मार्क्स दिलवाने। दूसरा, कैसे मैं पढ़ाऊं, तो मैं एक पीपीटी बना सकता हूं, ये सब तरीका मेरे सामने में इंटरनेट है, इंटरनेट पे कैमरा पे मैं रिकॉर्ड करूंगा, लोग सुनेंगे, सीखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। अब क्या पढ़ाऊंगा, तो क्या के लिए मैं कैसे डिटरमाइन किया, एक सोसाइटी ने जो एनटीए नाम की संस्था थी, जो यूजीसी नाम की एक संस्था थी, उसने मेरे को एक सिलेबस दिया हुआ है, वही सिलेबस में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो 3 मुख्य आधार पे आपकी शिक्षा विधियां चलती हैं, ठीक है। अब इन 3 जो ये वाई का क्वेश्चन है, कैसे का क्वेश्चन है, क्यों करना है, इसके अलग 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 प्रक्रियाएं हो सकती हैं, बहुत सारी फिलॉसफी हो सकती है एजुकेशन से रिलेटेड, कि एजुकेशन क्यों हो, कैसे हो, क्या हो, इन सब बातों पे किस हिसाब से हो, समझना है, ठीक है। तो 4-5-6 चीजें हैं छोटी छोटी, देख लो क्या क्या है। पहला है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या है, दार्शनिक धाराएं हैं कि क्या करना है। देखो आइडियलिज्म क्या फोकस करता है, आदर्शवाद, एक आदर्श स्थिति को समझने की कोशिश करता है। ये जो आइडियलिज्म शब्द है ये आइडिया से आता है, ठीक है, जो कि आपका माइंड और आपका जो सेल्फ, दिमाग और आपका जो ये शरीर है, उसके बेसिस पे आप सीखने की कोशिश करते हो, ठीक है। यानी अपने माइंड, दिमाग, अपनी आत्मा, अपने ज्ञान परंपरा, इन सब का प्रयोग करके, अंदर की वैल्यूज का प्रयोग करके हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जैसे साधु मुनि लोग करते थे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अच्छा ऐसे। तो ये इंट्रोस्पेक्शन से जब तुम लोग ज्ञान करते हो, सोच के कुछ ज्ञान डेवलप करते हो, चीजों को अपने अंदर से कनेक्ट करते हो, एंड तब जो ज्ञान डिराइव होता है उसको आदर्शवाद कहते हैं। ये ज्ञान जो है सिर्फ आपके जो ये 5 सेंसेस हैं, एक्सटर्नल सेंसेस, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इसके द्वारा आप नहीं आ रहे, इसके द्वारा भी उसके कुछ पार्ट आ सकते हैं, लेकिन मूल रूप से इसका जो अटेंशन होगा, इसका जो फोकस होगा, वो किस पे होगा, आप आंतरिक रूप से इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा आप कैसे समझते हो। इसमें ज्ञान की तो इटर्नल फीलिंग है, ठीक है, नॉलेज की जो इटर्नल क्वालिटी है वो क्या है, इसमें माइंड एंड स्पिरिट, यानी कि बुद्धि, मन और आत्मा जो है उसको सेंटर में रख के हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये आइडियलिज्म। और जो आइडियलिस्टिक स्टडी हम लोग कर रहे होते हैं तो ज्ञान परंपराएं चेंज नहीं होती हैं, इटर्नल होते हैं, इसमें चेंजेस नहीं हमें देखने को मिलता, ठीक है। दूसरी क्या, नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म एक इस तरह समझो कि आइडियलिज्म का एकदम उल्टा है। आइडियलिज्म में तुम क्या कर रहे हो, तो अंदर से तुम्हारा ज्ञान आ रहा होता है। नेचुरलिज्म से क्या होता है कि इसमें तुम मानते हो कि जो हमारी प्रकृति है, हमारे आसपास सराउंडिंग है, वो असली रियलिटी, एंड जो भी हम ज्ञान डिराइव करेंगे, जो भी हम एजुकेशन, जो भी हम नॉलेज को लेके आएंगे, वो इसके थ्रू ही लेके आएंगे, ठीक है, किससे, नेचर से लेके आएंगे। तो ये कहता है कि नेचर जो है वो वास्तविक जो सच्चाई एग्जिस्ट करता है हमारे सिस्टम में, वो कौन है, वो नेचर से आ रहा है। तो नेचर से तुम ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे, सेंसेस के द्वारा, जो आपके ये 5 सेंसेस है, देख के, सुन के, समझ के, ये जो सामने हमारे फिजिकल वर्ल्ड है उससे हमें ज्ञान आ रहा होता है, जो प्रकृति के सिद्धांत है उससे हम सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जब स्टडी को आप देखते हो तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरलिज्म, ठीक है। अगला क्या है, अगला है प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म में क्या होता है, ये प्रैक्टिस शब्द से आया है, ठीक है, ये ग्रीक शब्द प्रैक्टिस से ड्राइव होता है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी ज्ञान की जो केंद्रीयता है, सेंट्रलिटी है, वो आपके एक्शन पे डिपेंड करेगा, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, वो यूटिलिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म है उसमें, मतलब प्रयोग हो रहा है किसी वस्तु का,
उपयोग हो रहा है किसी वस्तु का, उस उपयोग के द्वारा जब तुम ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, उसको हम लोग प्रैग्मेटिक नॉलेज कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा समझ लेना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, फिर भी इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म क्या है? प्रैग्मेटिज्म है कि जो ये सच्चाई है, दुनिया का ज्ञान है और ये सारी चीजें हैं, ये प्रैक्टिस के थ्रू तुम इम्बाइब करते हो। ठीक है, प्रयोगों के द्वारा, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, तुम एक्सपीरियंस के द्वारा तुम सीखने की कोशिश करते हो। ठीक, आगे क्या है? आगे है कंस्ट्रक्टिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है कि इसमें जो लर्नर है, ठीक है, जो व्यक्ति लर्न कर रहा है, तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, जीन पिगेट्स वगैरह का ये मेजर कॉन्सेप्ट इसमें आता है। इसमें ये क्या कह रहे होते हैं कि अलग अलग छोटे छोटे बिट्स को हम लोग यूज करते हैं और इन सबको एक साथ ला के हम किसी नॉलेज को क्रिएट करते हैं। तो जो लर्नर होता है, जो सीख रहा होता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा एक्टिवली नॉलेज को बिल्ड कर रहा होता है, एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। जो जब ज्ञान की कंस्ट्रक्शन की जा रही है, कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा? एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, अलग अलग ज्ञान को असिमिलेट कर रहे हो, एक साथ लेके आ रहे हो एंड उन सबको स्थान दे रहे हो, अपनी परंपराओं में, अपनी बुद्धि में उसका स्थान दे रहे हो। तो ऐसी विधि से जब तुम सीख रहे हो कोई चीज, तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म है। ओके, अगला है ह्यूमनिज्म, मानववाद। इसमें हम लोग क्या रखते हैं कि मानव को सेंटर पे रखते हैं, मानव केंद्र में रखते हैं, प्रकृति को नहीं, हमारे अंतर्मनन को नहीं, हमारे थ्योरीज को नहीं, एज ह्यूमन, ह्यूमन सोसाइटी को, ह्यूमन बीइंग को केंद्र में रखते हैं एंड आपसी कोलैबोरेशन के द्वारा, आपसी कोऑपरेशन के द्वारा, ह्यूमन वेलफेयर करते हुए जब हम लोग नॉलेज को डिराइव करते हैं, तब हम लोग ह्यूमनिज्म कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग एक रीजनेबल बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हैं अलग अलग एंटिटीज में, अलग अलग व्यक्तियों में। इसमें दो व्यक्ति आपस में कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, कैसे टॉलरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, कैसे एक दूसरे को समझ रहे हैं, इन सब विधियों की जब हम लोग बात करते हैं तो ये ह्यूमनिज्म के अंतर्गत आता है। ओके, यानी ये ह्यूमन वेलफेयर पे डिपेंड है, आपसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, आगे क्या है? आगे है रैशनलिज्म। इसमें हम लोग क्या कहते हैं? इसमें हम तर्क करते हैं, ज्ञान का जो मुख्य विकास है वो तर्कों के द्वारा होता है। ह्यूमन इज अ रैशनल बीइंग, वो सिर्फ अपने सेंसेस का प्रयोग नहीं करता है, वो तर्कों को जोड़ता है एंड तर्क से वो, लॉजिक से वो, रीजन से वो डिराइव करता है अपने ज्ञान को। ठीक है, सेंस से वो कुछ देखता है, कुछ समझता है, लेकिन वो अपनी रैशनली थॉट के थ्रू, थिंकिंग के थ्रू उस ज्ञान को मानता है या डिनाई करता है। तो यह है रैशनलिज्म। अगला क्या है? एम्पिरिसिज्म। सेंसेस के द्वारा जब भी तुम्हारा नॉलेज आ रही है, अपने सेंसेस के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जब तुम अनुभव करके ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो, तो ये अनुभववाद या फिर एम्पिरिसिज्म है। ठीक है, आगे क्या है? एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म कि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, तुम्हारी एक अपनी फ्रीडम है, तुम्हारी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, तुम एक व्यक्ति के रूप में समाज में भले ही तुम एक दूसरे पर निर्भर हो। ह्यूमनिज्म में जब तुम देख रहे हो तो एक व्यक्ति दूसरे पर निर्भर है, कंपीट भी उसी के साथ कर रहा है, कोऑपरेट भी उसी के साथ कर रहा है, उसको अपने स्पेस में जगह दे रहा है। स्पेस में मतलब क्या? अपने फ्रेंड्स बना रहा है, उस फ्रेंड से सीख रहा है, फ्रेंड को ज्ञान दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब एग्जिस्टेंशियलिज्म में जा रहे हो तो आप इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, हम अपने लेवल पे काम करते हैं कि मेरी एक फ्रीडम, मेरी एक इंडिविजुअलिटी, मेरी एक चॉइस है, मेरी एक समझ है, मेरी एक रिलेशन डेवलप करने का तरीका है। इसके बेसिस पे जब आप लोग ज्ञान को ले रहे होते हो, नॉलेज को डिराइव कर रहे होते हो अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर, तो इट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियलिज्म। ओके, बिहेवियरलिज्म, जब सेंटर में तुम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को अंतर्गत रखते हो, तो बिहेवियरल स्टडी होता है। ज्योग्राफी वालों के लिए सब बहुत इजी है, पढ़ा हुआ। ठीक है, बिहेवियर को जब तुम सेंटर में रख के अपने ज्ञान को डिराइव करते हो, ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार को जब तुम करते हो, तब बिहेवियरलिज्म आता है। आगे क्या है? आगे जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहता है कि टोटल, the value of total is greater than sum of its part। जो समग्रता है, जो समग्रता है, उसका जो वैल्यू है, वो इसके पार्ट्स के अलग अलग करके अगर तुम देखोगे उससे ज्यादा है। जैसे कि मान लो कि एक साइकिल है,
ठीक है, एक ये साइकिल, पता नहीं क्या बन गया बट मान लो एक साइकिल। तो साइकिल क्या है, साइकिल तुम्हारे लिए उपयोगी है ना, साइकिल तुम्हारे लिए उपयोगी है, तुम चला के जा सकते हो। लेकिन इसको मैं खोल दूं, व्हील अलग कर दूं, व्हील में टायर अलग कर दूं, ट्यूब अलग कर दूं, स्पोक्स अलग कर दूं, रिम अलग कर दूं, उसका चेन अलग कर दूं, पैडल्स अलग कर दूं, फ्रेम अलग कर दूं, सीट अलग कर दूं, ब्रेक अलग कर दूं, सब अलग कर दूं। अब साइकिल इन्हीं सबसे मिलके बना हुआ, लेकिन साइकिल ज्यादा उपयोगिता है, उस बने हुए साइकिल की वैल्यू ज्यादा है, इसके पार्ट्स की वैल्यू भी उतनी ही है, पार्ट तो वही है जो साइकिल में लगा हुआ, ठीक है, लेकिन उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके जो अलग अलग पार्ट पुर्जे हैं। मानव एक पूरा ह्यूमन बीइंग है, उसकी कद्र ज्यादा है, उसके अंदर सेल है, मॉलिक्यूल है, एटीपी है, प्रोटीन है, तो पानी है, हड्डी है, अस्थि है, इन्हीं सबसे मिलकर बना है। लेकिन मानव की वैल्यू ज्यादा है, उन अस्थि मज्जों की वैल्यू कम है, भले ही मानव उससे मिलकर बना। तो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में ये ध्यान रखना कि जो टोटल है उसका जो वैल्यू है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ उसके इंडिविजुअल पार्ट। तो जब समग्रता पे तुम ध्यान देते हो, समग्र नॉलेज पे ध्यान देते हो, टोटलिटी में चीज को देखने की कोशिश करते हो अपने परसेप्शन के थ्रू, अपने इनसाइट्स के थ्रू, और तब जो नॉलेज डिराइव करते हो, ये जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, अगला क्या है, समाहारवाद। समाहारवाद मतलब का मतलब होता है कि ज्ञान जहां से आए, जिस विधि से आए, हमको कोई भेदभाव नहीं है, हर दिशाओं से ज्ञान को हमारी तरफ आने दो, हर विचारधारा से, हर चीज से जो आपका नॉलेज है वो आ सकता है। ठीक है, नॉलेज कैन बी कमिंग फ्रॉम, कैन शुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम गुड नॉलेज, अच्छी विचारधारा जो अच्छाइयां हैं वो हर पद्धतियों से अपना के तुम ज्ञान को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये सब क्या क्या बता रहे हो, देखो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं लेकिन रिलेटेड आएगा, अब इसमें तुम डूब नहीं जाना, थोड़ा पता होना चाहिए। बहुत लोग आ जाएंगे अब इसमें कमेंट कर, नहीं नहीं सर ये तो ऐसे नहीं होता है। तो आई एम नॉट टीचिंग यू इसकी विधियां, बस मैं आपको शब्द से इंट्रोड्यूस कर पा रहा हूं कि ये शब्द क्या है। ठीक है, कहीं बिहेवियरलिज्म आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, कहीं जेस्टाल्ट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, कहीं आइडियलिज्म आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब आइडियलिज्म में ही हमको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, एमसीक्यू करना होता है, पीएचडी नहीं करनी, जेआरएफ होने के बाद पीएचडी करना है। चलो, तो यहां तक क्लियर है। अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। तो अब फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, किस बेसिस पे बांटोगे, लेकिन बहुत बार आप ये तीन शब्द अक्सर सुनते हो जिसके बेसिस पे हम लोग बांटने की कोशिश करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन क्या है। फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक, इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक, एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो अर्ध औपचारिक की तरह है। अब ये तीनों चीजें क्या है, फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, जब प्लान, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे लर्निंग की जा रही हो, ठीक है, पूरी प्लान हो, स्ट्रक्चर हो उस ज्ञान का, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, इन सब चीजों पे पूरा अटेंशन हो। तो इस तरह की जब पढ़ाई आप करते हो उसको हम लोग कहते हैं औपचारिक शिक्षा या फिर फॉर्मल एजुकेशन। जैसे स्कूल, कॉलेज, अब स्कूल जैसे जैसे तुमको 8 बजे जाना है, एक एक घंटे की क्लास होगी, ब्रेक होगा, उसमें क्या सिलेबस होगा, टीचर क्या पढ़ाएगा, कौन सा यूनिट पढ़ाएगा, सब स्ट्रक्चर में, फिक्स्ड करिकुलम है, इतने समय में इतना सिलेबस करवाना है, इसके बाद मंथली टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या है, जो ट्रेंड लोग हैं, जो ट्रेंड टीचर हैं, जो सीखे हुए लोग हैं, वो तुमको सिखा रहे हैं। तो इस तरह के, और इसमें एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में तुमको सिखाया जाता है, ये नहीं खुले छोड़ दिया जाता जाओ जो मर्जी से, ऐसा नहीं होता। जब स्ट्रक्चर में तुम पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो इट इज अ फॉर्मल एजुकेशन की प्रक्रिया। ठीक है, दूसरा क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है कि एक अनप्लान्ड तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से हम डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसका कोई करिकुलम नहीं होता है, कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, कोई कभी सीखता है, कोई कभी सीखता है। और कैसे सीखता है, इसमें कोई फिक्स टीचर नहीं होता है ना, कोई फिक्स टीचर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि तुम मान लो आज घर से निकले हो, तो रास्ते में तुमने कुछ सीखा, लोगों को देखा, मान लो कुछ नई चीज तुमने एक्सप्लोर की, है ना, हम अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, इनडायरेक्टली सीख रहे हैं, जैसे मम्मी पापा हमको बचपन में सिखा रहे होते हैं, कल्चर, हैबिट, चाय पीना तुम सीखते हो दोस्तों के बीच रह के,
है ना, समोसे खा के दोपहर गुजारना सीख दो, ये क्या है, ये एक इनफॉर्मल एजुकेशन का तरीका हम लोग इसको मान सकते हैं, जैसे बोलना चलना, बड़ों का इज्जत करना, ये जो सोशल नॉर्म्स तुम एक तरह से सीख रहे हो, जो सामाजिक विधियां सीख रहे हो, जो तुमको जीवन को चला रहा है, ये सभी इनफॉर्मल एजुकेशन आते हैं। अगला है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अर्ध औपचारिक शिक्षा। अब ये शिक्षा का एक प्रकार है जो कि एजुकेशन के फॉर्मल सिस्टम से बाहर है, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका फिक्स्ड एज नहीं हो सकता है, इसका फिक्स्ड सिलेबस नहीं हो सकता है, इसका कोई नियम नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो तुमको आज एडिटिंग सीखनी है, तुमने यूट्यूब खोला, वीडियो एडिटिंग तुमने सर्च किया, धीरे धीरे तुमने सीखना शुरू किया, कोडिंग सीखनी है, धीरे धीरे तुमने सीखना शुरू किया। अब देखो इसका पाठ्यक्रम तो है, लेकिन फिक्स पाठ्यक्रम नहीं है ना, इसका कोई फिक्स एज नहीं है। तो 50 साल का व्यक्ति भी एडिटिंग आके सीख सकता है, 10 साल 20 साल का बच्चा भी जिसका दिमाग चल रहा है वो आ सकता है। ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों को साथ लेके चल रहा है। तो जो स्किल ट्रेनिंग है ना, जो एडल्ट एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं, जैसे डिस्टेंस अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ये क्या है, ये एक नॉन फॉर्मल, ये इनफॉर्मल नहीं है, ये एक नॉन फॉर्मल टीचिंग का तरीका है, जिसके अकॉर्डिंग आप कुछ सीख रहे हो जो कि आपको सिलेबस का नहीं, लेकिन आपको एग्जाम देना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा, तो आप उसके लिए सीखोगे, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं हम लोग। आशा है कि आपको समझ आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, कहीं पर अगर कोई डाउट लगे तो आप हमारे ऐप पे जाके मैसेज कर सकते हैं, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9936211102, इस पे आप मैसेज करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो वो पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपको ये कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है, इससे रिलेटेड भी कोई समस्या आ रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आप ये ज्योग्राफी वाला तो कर ही लीजिए, जो ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं, एमसीक्यू करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज का कोर्स है, सिर्फ पेपर 1 का। और जो ये कोर्स ज्वाइन करेंगे उनके लिए पेपर 1 का टेस्ट सीरीज, पेपर 2 का टेस्ट सीरीज, नोट्स, लाइव क्लासेस, सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आशा है आप लोग अच्छे से सीख रहे हो, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। हम लोग मिलेंगे अब थर्सडे की क्लास में पेपर 1 के लिए, और कल भी मिलेंगे वेंसडे को पेपर 2 के जो टॉपिक्स हैं, कल्चर हम लोग कर रहे हैं वहां पे, उसके साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है, शेयर भी करना है। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।